जय हिंद। कैसे आप लोग? प्रैक्टिस सेट के स्टार्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि पहले जितने भी चैप्टर्स करवा रखे उस चैप्टर को पहले अच्छे से सारे कंसेप्ट को देख लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए। और मेरा मार्कर मुझे नहीं दिख रहा है जिससे मैं लिखूंगा। ओके, तो मार्कर भी मेरे पास आ गया। तो शुरू करते हैं। सारे चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, वोकैब के सारे क्लास देख लीजिए, ग्रामर के सारे क्लास देख लीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट कीजिए। और प्रैक्टिस में थोड़ा सा पेशेंस। एवरी क्वेश्चन पे, हर क्वेश्चन पे अगर ईमानदारी से आपने 10 मिनट्स लगाए, 10 सेकेंड लगाए, तो 10 सेकेंड्स में जवाब हो सकता है। यानी 20 क्वेश्चंस बनाने के लिए जो है 4 to 5 मिनट्स एनफ है मेरे हिसाब से। 4 मिनट्स 5 मिनट्स एनफ है 20 क्वेश्चंस बनाने के लिए आपके लिए। मुझे डिस्कशन में अगर लगता है 35-40 मिनट्स टाइम लगता है, तो उसका मतलब कम से कम 10 गुना कम आपको टाइम लगना चाहिए, है ना? लगना चाहिए, नॉर्मल सी बात। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। देखते हैं पहले क्या आता है। क्या हर बार की तरफ पैराग्राफ ही? पैराग्राफ ही है, ओके। तो चलते हैं पैराग्राफ पर, तो हम लोग रुकेंगे नहीं। पैराग्राफ के अंदर चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज नथिंग एल्स कैन गिव अस जॉय एक्सेप्ट, कि हमें कुछ भी जॉय नहीं दे सकता, कुछ भी आनंद नहीं दे सकता। आइडलनेस में मजा आता है, कुछ लोग के बाद लोग बोर हो जाते हैं बैठे बैठे। वेल्थ, पैसा हो सकता है, लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं। फ्रीडम, आजादी, और सर्विस, सेवा। तो कह रहा नथिंग एल्स कैन गिव अस जॉय एक्सेप्ट। अब इसमें थोड़ी सी दो बात है। अगर आप आध्यात्मिक आदमी है, आध्यात्मिक, तो सर्विस है इसका परफेक्ट जवाब। परफेक्ट। सेवा करने में जितना आनंद है उतना आनंद कहीं नहीं आता है। और अगर आध्यात्मिक, अगर आपने अध्यात्म पढ़ा है, मतलब अध्यात्म जाना है, पढ़ा नहीं, जाना है, मेडिटेशन वगैरह किया है, जाप वगैरह किया है, ध्यान वगैरह करते हैं 2-3 घंटे, यानी भगवान को सचमुच जानते हैं, तो फैक्ट ये कि सर्विस से, सेवा से बढ़कर कोई चीज आनंद नहीं होता। ये तो अध्यात्म की बात होगी। नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में जो है वो आता है आजादी, कि आजादी सब ज्यादा, अगर हम सब कुछ करने के लिए आजाद है, जो मन होता है वो करने के लिए आजाद है, तो हमको ज्यादा खुशी होती है। तो इस तरह से हिसाब देखें, वर्ल्ड के हिसाब से देखें, तो जो दुनिया चलती है उसके हिसाब से फ्रीडम होना चाहिए। इसके लिए पूरे पैराग्राफ में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब दो ही बातें हैं, फ्रीडम और सबसे बेहतर फ्रीडम है। टेक्निकल दुनियादारी के हिसाब से फ्रीडम बेस्ट आंसर होना चाहिए, कहीं इधर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे आपको बहुत बहुत पैसा भी दे दिया और आपको गुलाम बना के रख दिया। कहते हैं ना, सोने की जंजीर भी जंजीर ही होती है, तो फिर मजा नहीं आएगा। फ्री आंसर होना चाहिए नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Anyone can free himself from the clutches of difficulties. Clutches, क्लचेस का मतलब होता है पंजा, पकड़। कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को फ्री कर सकता है। या देखिए, हिमसेल्फ, खुद को फ्री करेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ। ऑफ डिफिकल्टीज, मुसीबतों से, मुसीबतों के पंजे से कोई व्यक्ति अपने आप को छुड़ा सकता है। इफ ही, अगर वह फुलफिल्स हिज रिस्पांसिबिलिटीज, कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। डिस्कार्ड्स आइडलनेस, डिस्कार्ड का मतलब क्या? नफरत करे, छोड़े। मैन किसको? आइडलनेस को। आइडलनेस का मतलब क्या? आलस्य को। डिस्चार्जेस ऑब्लिगेशंस, कि उसने उसके जो ऑब्लिगेशंस है, उसके जो बाध्यता है, उसको डिस्चार्ज करे, तो कैरी आउट करे। एलिमिनेट्स नैरो आउटलुक, और अपने जो नैरो आउटलुक है, छोटा दृष्टिकोण जो है, कूपमंडूकता जिसको कहते हैं, उसको एलिमिनेट करे, उसको समाप्त करे। एलिमिनेट का मतलब क्या? समाप्त करे। अब टेक्निकली देखें तो इसमें सारे ऑप्शन ठीक ठाक लग रहे हैं, कि एनीवन कैन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डिफिकल्टी। कोई भी डिस्कशन, क्योंकि अगर आप अपने रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करते तो भी बात वही होगी। डिस्कार्ड आइडलनेस, इससे भी हो सकता है। तो अब देखेंगे पैराग्राफ क्या कहते हैं। ये दोनों, पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है, और ये भी है। एलिमिनेट्स नैरो आउट, ये चौथा भी आंसर बिल्कुल सही है। मतलब इसके सारे ऑप्शन क्लोज है जो हो सकते हैं पॉसिबल। अब पैराग्राफ में क्या लिख रखा है वो देखना पड़ेगा। ये तीनों पॉसिबल है, फर्स्ट भी, सेकंड भी और फोर्थ भी, और थर्ड भी एक तरह से चलती। जिस ऑब्लिगेशन का मतलब बात की, जो हमारी ऑब्लिगेशन से, जो हमारी हमें करना चाहिए, उसको अगर हम डिस्चार्ज करते हैं, उसको कैरी आउट करते हैं, तो सिंपल सा होता है। अगर हम अपने ड्यूटीज को ठीक से करते हैं तो हम हमेशा खुश रहते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन हो जा रहा है, एक तो जवाब मिल गया, एक क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है।
What has freedom undeniably offered to the citizens of India? कि भारत के लोगों को, सिटीजन्स को अनडिनाइबली मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी रोक टोक के क्या दिया है, यानी आजादी से लोगों को क्या मिला, भारत के लोगों को क्या मिला? न्यू आउटलुक, नया दृष्टिकोण, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नई जिम्मेदारियां, न्यू वैल्यूज, नए मूल्य मिले, न्यू अपॉर्चुनिटीज। इसमें तो बेस्ट ऑप्शन ये लग रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी। पैराग्राफ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, न्यू अपॉर्चुनिटी सबसे बेहतर है। न्यू आउटलुक, भारत का आउटलुक पहले से अपना था, ऐसा न्यू आउटलुक आजादी से मिल जाता है ऐसा नहीं है। न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कह सकते हैं थोड़ी सी नई जिम्मेदारी, लेकिन जिम्मेदारी तो पहले भी थी, आजादी नहीं मिली थी तो भी जिम्मेदारी थी भाई। न्यू वैल्यूज, नए मूल्य, भारत के अपने अपने मूल्य पहले से थे थोड़ा, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन, थोड़े बहुत आंसर सब में सही हो सकता है, लेकिन द बेस्ट सबसे बेहतर ऑप्शन न्यू अपॉर्चुनिटी। दो क्वेश्चन पहला बन गया ना, पहला और तीसरा तो बन रहा है, तीन में से दो क्वेश्चन बन रहे हैं, पैराग्राफ में जाने की जरूरत नहीं। वन थिंग नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड, एक चीज जिस पर जोर डालने की जरूरत है, मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी भी और चीज से ज्यादा, इन दिस न्यू सेटअप, कि अभी जो नया सेटअप है, जो नई बनावट उसमें, इट इज दैट, वह यह है कि पीपल शुड, लोगों को क्या करना चाहिए, डिसिप्लिन देमसेल्व्स सुटेबली। वैसे सबसे बेहतर ऑप्शन यही होना चाहिए, बहुत अच्छा है, अपने आप को अच्छे से डिसिप्लिन करे हर व्यक्ति। वर्क टू देयर फुल कैपेसिटी, ये भी बहुत अच्छा है कि अपनी जितनी क्षमता है पहले उसके हिसाब से काम कर ले। ये डिसिप्लिन करेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा, या अपनी क्षमता के हिसाब से पूरा करेंगे तो डिसिप्लिन अपने आप हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सब्स्टिट्यूट ओल्ड वैल्यू विद न्यू वैल्यू, इससे तो कोई बात नहीं बना, इससे कोई बात नहीं बन रही है, तो तीसरा ऑप्शन तो कट जा रहा है। डिस्कार्ड नैरोनेस ऑफ, ये भी थोड़ा सा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा, तो मोर देन कैन, किसी भी चीज से जो ज्यादा है, तो वो अगर सब में, तीनों में हम देखें तो सबसे बेहतरीन ये वर्क टू देयर फुल कैपेसिटी, की जितनी क्षमता उसके हिसाब से काम करे, मेरे हिसाब से तो यही है। तो तीन क्वेश्चन तो बन गया भाई। आप खुद भी देखेंगे तो सबसे बेहतर ऑप्शन, ये ऑप्शन भी ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि ये नहीं, ये ऑप्शन भी ठीक ठाक, लेकिन तीनों में से बेहतर ऑप्शन सेकंड। इसको, इसी को लॉजिक लगाना कहते हैं। देखिए पैराग्राफ में निकल में चार में से तीन क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। पिछला पैराग्राफ बदमाश था, नहीं दे रहा था आंसर बनाने के लिए, ऑप्शन दिया बनाने के लिए, तो कभी कभी टाइम टाइम की बात होती है। चलिए अब तो ये दूसरा क्वेश्चन है, अब आते हैं पैराग्राफ में। क्या कहता है पैराग्राफ, क्या कहता है कि फ्रीडम हैज assuredly given us a new status and new opportunities, कि आजादी ने हमें डेफिनेटली, assuredly मतलब पक्के तौर से, न्यू स्टेटस, एक नई स्टेटस दिया है, एक नई स्थिति दी है, न्यू अपॉर्चुनिटी, नए मौके दिए। तो अपॉर्चुनिटीज हमने कहा था सबसे बेस्ट ऑप्शन है, एक का जवाब मिल गया, अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटी, एक का जवाब मिल गया। बट इट ऑल्सो इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब निहित होना, किसी चीज का मीनिंग होना। इट ऑल्सो इम्प्लाइज का यह भी मतलब है दैट वी शुड डिस्कार्ड सेल्फिशनेस, कि हमें स्वार्थ को डिस्कार्ड करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, लेजीनेस, आलस को छोड़ना चाहिए, एंड ऑल नैरोनेस ऑफ आउटलुक, और जो हमारे आउटलुक की जो नैरोनेस है, संकीर्णता है, खूब मंडुकता है, उसे भी छोड़ना चाहिए। अवर फ्रीडम सजेस्ट्स, कि हमारा फ्रीडम ये सजेस्ट करता है, ट्रायल एंड क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज ऑफ ओल्ड वंस, कि हम क्या करें, टॉयल, यानी सबसे पहले क्या, टॉयल का मतलब होता है खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करें, टॉयल का मतलब खूब मेहनत करें, एंड क्रिएशन, और क्या करें, नए वैल्यूज, नए मूल्य अपने सामने रखें, ऑफ ओल्ड वंस, कि पुराने पुराने कुछ के। We should so discipline ourselves as to be able to discharge our new responsibilities satisfactorily, कि we should so discipline ourselves, कि हमें इस तरह से अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए, अनुशासित करना चाहिए। देखिए ourselves क्यों लिखा, क्योंकि यार जो अनुशासित भी खुद को करना है और खुद ही अनुशासित होना है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी, हमें किसको डिसिप्लिन करना है, अपने आप को, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक होगा, ourselves as to be able to discharge, कि हम क्या कर इस लायक बने कि डिस्चार्ज कर सके, डिस्चार्ज को कैरी आउट कर पाए, अंजाम दे सके, अवर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेटिस्फैक्टरली, कि हमने जो नई जिम्मेदारी है उसको सेटिस्फैक्टरी, संतुष्टिजनक ढंग से, संतोषप्रद ढंग से उसको डिस्चार्ज कर सके, कैरी आउट करें, अंजाम तक पहुंचा सके। इफ देयर इज एनी वन थिंग, और कोई एक चीज है, दैट नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड मोर देन, जो किसी दूसरे चीज से ज्यादा, कि यहाँ से क्वेश्चन था, एनी ऑफ अदर इन द न्यू, अभी जो नया सेटअप है उसमें किसी चीज पर अगर जोर डालने की जरूरत है, इज दैट, कि वो ये है कि वी शुड पुट इनटू एक्शन और फुल कैपेसिटी। यही मैंने कहा था कि सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, सब कुछ ठीक था, मैंने कहा था तीन ऑप्शन ठीक था, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन यही था। आगे अपने आप वो रीजनिंग कॉमन सेंस से लग जाता है, उस सारे ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान देंगे, न्यूट्रल होकर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझोगे। हम लोग पैराग्राफ पढ़ते न्यूट्रल होकर, अपने बुद्धि नहीं लगाते, अपना बुद्धि लगाते, न्यूट्रल होकर, कि जो फैक्ट है वो देखते हैं, कि सबसे बेहतर क्या है, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, वो देखते हैं, तो ये आ जाता है। तो फुल कैपेसिटी, ये भी, उसका भी जवाब मिल गया। ईच वन ऑफ अस
in productive effort, each one of us in his own sphere, each one of us in productive effort, कि हम में से प्रत्येक को क्या करना चाहिए कि in productive effort, प्रोडक्टिव एफर्ट यानी ऐसा एफर्ट लगाना जो प्रोडक्टिव हो, फलदायक हो, ईच वन ऑफ अस इन हिज ओन स्फीयर, अपने अपने स्फीयर में, जहां जो है उस एरिया में, हाउएवर हम्बल, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना, हम्बल का मतलब यहाँ छोटा है भी नहीं था, कि कोई भी प्रोफेशन, आपको कोई जूता सी रहा है, कोई चप्पल सी रहा है, कोई चाय की दुकान चला रहा है, कोई पान की दुकान चला रहा है, कोई साइकिल रिपेयर कर रहा है, इट डजंट मैटर कि कितना भी छोटा या कोई भी काम क्यों ना हो, हर व्यक्ति अपने अपने स्फीयर में अच्छे से काम करे, बेहतर काम करे, ईमानदारी से काम करे। वर्क, अनसीजिंग वर्क, काम काम काम, और अनसीजिंग बिना रुके, अनसीजिंग का मतलब बिना रुके, शुड नाउ बी अवर वॉच वर्ड, ये होना चाहिए वॉच वर्ड। वॉच वर्ड का मतलब क्या है? ऐसा वर्ड जिस पर हमारी नजर होती है, जो ऐसा वर्ड जिसको हम फॉलो करते हैं, वॉच वर्ड। वर्क इज वेल्थ, काम ही क्या है? वेल्थ है। एंड सर्विस इज हैप्पीनेस, और सर्विस क्या है? हैप्पीनेस। देखिए ये आ गया यहाँ, ये तो आध्यात्मिक बात कर दिया, ठीक है। मैंने कहा था कि अब अध्यात्म के हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से हैप्पीनेस जो है वो सर्विस से मिलती है, लेकिन नॉर्मल आदमी ये समझते हैं कि हैप्पीनेस जो है फ्रीडम से मिलती है, इसलिए मैंने फ्रीडम कहा था, लेकिन पैराग्राफ भी हमारे ही साथ है कि आध्यात्मिक रूप से हैप्पीनेस सर्विस में मिलती है। सबसे ज्यादा खुश हम तब होते हैं जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, ये आप भी रियलाइज कर सकते हैं कि जैसे कोई मुसीबत में है, कोई तकलीफ में है, दुख में है, और उसकी अगर आप थोड़ी सी मदद कर देते हैं तो उस समय बहुत अच्छा फील होता है। अगर हम किसी की मुसीबत में उसके काम आ पाते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी वहां मिलती है, इसको कहते हैं सर्विस। तो सर्विस में सबसे ज्यादा खुशी, सर्विस इन हैप्पीनेस। तो ये तो उसका भी जवाब, जो फ्रीडम हम लोग कर रहे थे वो सर्विस, सर्विस आ गया। यानी अगर बिना पढ़े मैं ये जवाब देता तो मेरा तो आंसर गलत हो जाता, क्योंकि मैं तो फ्रीडम करके आता लॉजिक के हिसाब से, मतलब नॉर्मल इंसान के हिसाब से, लेकिन ये तो मेरी आध्यात्मिकता पर चला गया, सर्विस। नथिंग एल्स इज, दूसरा कुछ भी नहीं है, सर्विस रेप्लिकेट होता है। द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे इज आइडलनेस, सबसे बड़ा जो क्राइम है इंडिया का वो है आइडलनेस, मतलब आलस। इफ वी रूट आवर आइडलनेस, रूट आउट आवर आइडलनेस, अगर हम अपने आइडलनेस को रूट आउट करें, रूट आउट का मतलब क्या? खत्म कर दें। रूट आउट का मतलब समूल नाश करना, उखाड़ के फेंक देना, कि अगर हम अपने आइडलनेस को उखाड़ कर फेंक दें, ऑल आवर डिफिकल्टीज, कि जितनी हमारी परेशानियां थी, कि आपके साथ हमारे साथ भी यही होता है, हमें पता है कि हमें रिजल्ट चाहिए, हमें पता है कि हमें सफलता चाहिए, लेकिन कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अभी पार्टी कर लेते हैं, अभी इसका बर्थडे मना लेते हैं, यही ले डूबता है। पहले हमें ये करके, पहले हम आज 8 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, फिर जाके कोई काम करेंगे। जिस दिन से ये सोच लेंगे कि भाई बिना 8 घंटे काम पढ़ाई किए, 10 घंटे पढ़ाई किए, हम कोई फालतू का कोई काम नहीं करेंगे, किसी से फोन पे बात नहीं करेंगे, बिना मतलब के किसी से कोई बात नहीं करेंगे, पहले जो जरूरी काम है वही करेंगे। यानी सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, पढ़ाई नाश्ता करेंगे, पढ़ाई में लग जाएंगे। जो जरूरी काम, यही 3 काम, ब्रश करना, फ्रेश होना, नाश्ता करना, खाना खाना और पढ़ाई करना। ये जब 8 घंटा हो जाएगा, 24 घंटे का टाइम है, सुबह 6 बजे से हमने टाइम शुरू किया, दिन के 2 बजे तक में, या शाम के 4 बजे तक में, या शाम के 6 बजे तक में, इस 12 घंटे में हमने 8 घंटे पढ़ाई कर लिया, 9 घंटे पढ़ाई कर लिया, 2-3 घंटे रखा फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, अगर खाना खुद से बनाना पड़ता है, और उसके बाद 8 से 9 घंटे हमने काम कर लिया। उसके बाद फिर दूसरा दूसरा काम जो भी हम करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो सेंस ये हुआ कि सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, कि 8 to 9 आवर्स अपना काम निकाल लेना चाहिए, काम कर लेना चाहिए। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो समस्या वो क्या? आइडलनेस, कल कर लेंगे, आलस, आलस से बड़ी समस्या कोई नहीं है, कल कर लेंगे, सबकी यही मेंटलिटी होती है। आज थोड़ा सा भी सो लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, आज थोड़ा सा ये काम करते हैं, कल ये काम करते हैं। और मेरे हिसाब से ये मानना है कि, और पैराग्राफ भी यही कह रहा है कि अपना पहले काम 8 घंटे कर लीजिए, उसके बाद जो समय बचता है उसके बाद दूसरा काम कोई भी कर सकते, कोई मना नहीं करता। तो ऑल ओवर सारी डिफिकल्टी खत्म हो जाएगी, इवन इंक्लूडिंग इवन कॉन्फ्लिक्ट्स, जो संघर्ष है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अपने काम पे ध्यान देंगे तो आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने का समय नहीं रहेगा, दिमाग को फालतू सोचने का समय नहीं रहेगा, आप काम में लगे रहेंगे, दिमाग फालतू सोचेगा भी नहीं, विल ग्रेजुअली डिसअपियर। तो इवन डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट जो भी है, संघर्ष भी है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो सारे के आंसर तो मुझे लगता है मिल ही गया था, है ना? पहला क्वेश्चन मैंने फ्रीडम कहा था कि टेक्निकली, लेकिन इसमें भी जवाब आ गया क्या? सर्विस। अब मैंने कहा था कि सर्विस, आध्यात्मिक रूप से सर्विस सबसे अच्छा होता है, सर्विस। कभी कभी पैराग्राफ वाले भी आध्यात्मिक हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एनीवन कैन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम हिज, इफ ही क्या करेगा, वो क्या करेगा?
फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि अपने कोई भी क्या कर सकता है कि किसी भी क्लचेस डिफिकल्टी से मुक्त कर सकता है अगर वो क्या करे, फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या ये है डिस्कार्ड आइडनेस, कि अगर वो डिस्कार्ड आइडनेस को छोड़ दे तो कोई भी क्या कर सकता है अपने आप को सारी मुसीबत से। ये सेकंड ऑप्शन हुआ। मैंने कहा था इसके चारों ऑप्शन ठीक ठाक है, चारों ऑप्शन ऐसे पैराग्राफ से यही मैंने कहा था कि चार, ये भी सही है, ये भी पता रखा है, ये भी पता रखा है, लेकिन सबसे बेहतर क्या है, आइडलनेस। और कहा कि यही सबसे बड़ा पाप है भारत पर। यानी ये इसी क्वेश्चन का सिर्फ जवाब नहीं मिला था और उसका तो जवाब मिल गया, तो इसका भी जवाब हो गया सेकंड। व्हाट हैज फ्रीडम एंड क्या दिया हमें, न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये तो बात कर ही लिए थे, यही ऑप्शन था। और किसमें हम लिखा वर्क टू फुल कैपेसिटी। देखिए 4 में से 3 क्वेश्चन का जवाब मिल गया था, एक क्वेश्चन के लिए मैं पैराग्राफ में जानू, यही फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंट सर्वे शोज that 33 million children in the age group of 6 to 10 years have never attended to primary school. रिसेंट सर्वे सोच कि अभी का जो सर्वे वो दिखाता कि 33 मिलियन चिल्ड्रन, मतलब लगभग 4 करोड़, मतलब 3.5 करोड़ तो कम से कम चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 10 के 6 से 10 के बीच में जो है वो नेवर अटेंडेड टू प्राइमरी स्कूल, कभी प्राइमरी स्कूल नहीं गए, प्राइमरी स्कूल भी नहीं गए। क्या जवाब है आपका? क्या जवाब? इसका आंसर होगा सी। अटेंड के साथ टू नहीं होता है, प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। अटेंड, अटेंड टू अगर होता भी है तो अटेंड टू का मीनिंग चेंज हो जाता है, फ्रेजल वर्ब हो जाता है। अटेंड टू का मतलब होता है किसी की सेवा करना। तो यहाँ तक उपस्थित होना, क्लास करना, तो जब सिर्फ क्लास करने से आई एम अटेंडिंग माई क्लास, ये नहीं आई एम अटेंडिंग, जैसे आप लोग अभी क्लास करती है और अटेंडिंग माई लेक्चर, अटेंडिंग टू माई लेक्चर नहीं होगा। तो अटेंड के साथ कभी प्रीपोजिशन नहीं होता अगर क्लास में हाजिर होना। आप देखिए कितना कॉमन वर्ड है, और इसका ग्रामर अगर हमें नहीं पता तो दिक्कत ही है। तो क्लास में उपस्थित होना उसके लिए सिर्फ अटेंड होता है, और अटेंड के साथ अगर हमने कभी टू लगा दिया तो अटेंड टू का मतलब हो जाता है सेवा करी। हमने कहा ही इज अटेंडिंग टू हिज इल फादर, डिसीज्ड फादर या सिक फादर, ही इज अटेंडिंग टू हिज, वहां नहीं लिखेंगे ही इज अटेंडिंग हिज सिक फादर या ही इज अटेंडिंग अ पेशेंट, वहां लिखा ही इज अटेंडिंग टू अ पेशेंट, किसी की सेवा सुरक्षा करना, देखभाल करना। तो ऐसे ही गोली मार देता कभी, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, कि क्या मैं जान सकता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, इस एम को पहले कर देते हैं, लेकिन ये तो पहले आ गया इंट्रोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब आ गया, एक ही क्वेश्चन को दो बार नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है। तो मे यहाँ पहले आ गया, दोबारा इसको हेल्पिंग वर्ब आगे करने की जरूरत नहीं। फिर गलती क्या है, फिर गलती क्या है, तो गलती मैंने बता रखा है, केस में भी बता रखा, केस में कई बार ये चर्चा किया, केस में किया है, प्रोनाउन में चर्चा किया है कि अब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, ये हमेशा ध्यान रखना है। प्रीपोजिशन के बाद एक तो नाउन आता है, इसका ध्यान रखना है। दूसरा केस की अगर हम बात करें तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा। और हु क्या है, प्रोनाउन में पढ़ा रखा, हु नॉमिनेटिव केस है, और हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हु। हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। One of the terrorists of the Kashmir Valley are sorted. अब देखिए पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन था, पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस था, तो वन ऑफ द पेक्युलिटीज था, उसके बाद विच था। तो मैंने कहा था वन ऑफ द पेक्युलिटीज, विच, हु और दैट आ जाए तो अलग जवाब होता है, और वही हु विच और दैट ना हो तो अलग जवाब होता है। सिंटैक्स में पढ़ा रखा है। अब यहाँ देखिए हु विच टेररिस्ट के बाद हु विच या दैट तो नहीं आया कुछ, हु विच और दैट आ जाता तो अलग जवाब, फिर प्लूरल होता है। यहाँ तो हु इज दैट आया नहीं, तो अब क्या होगा, यहाँ पे वन, अब इसका सब्जेक्ट हो गया वन ऑफ, एक, वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली, की कश्मीर वैली का जो टेररिस्ट है, जितने भी टेररिस्ट में से एक, आर शॉट डेड। तो आर शॉट डेड नहीं होगा, क्या होगा, इज शॉट डेड, इज शॉट डेड, क्योंकि उसको गोली मार देगा। शॉट डेड का मतलब गोली मार देना, हिंदी में ऐसे भी कहते हैं गोली से भून देना, गोलियों से भून देना, छलनी कर देना, शॉट डेड।
गोली मार देना। ठीक है, मैं कभी तो कभी देखता रहूँ टाइम वाइम का, कहीं ज्यादा टाइम तो नहीं हो डिस्कस के लिए, देखना पड़ता है। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, कि जो वर्ड दिया है इसका अपोजिट कौन सा है। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, सैंक्टिफाई का मतलब होता है पवित्र करना, डेस्पोंडेंसी का मतलब होता है निराशा, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद। लेकिन पहले उसका जो वर्ड दिया उसका मीनिंग होना चाहिए, पता होना चाहिए। डिसेक्रेट, तो डिसेक्रेट का मतलब होता है किसी को अपवित्र करना, दूषित करना, गंदा करना। डिसेक्रेट का मतलब क्या है, किसी को अपवित्र करना, दूषित करना, गंदा करना। इसके लिए दूसरा वर्ड होता है कॉन्टेमिनेट, अपवित्र करना, दूषित करना, गंदा करना। तो क्या हो जाएगा, सैंक्टिफाई। अपोजिट ढूंढना मतलब पवित्र करना है। सैंक्टिफाई का मतलब क्या होता है, पवित्र करना। सैंक्टिफाई का मतलब किसी चीज को पवित्र करना। तो डिसेक्रेट का क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स ढूंढना था, अपोजिट ढूंढना था, तो सैंक्टिफाई, पवित्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपंज, इसका भी ढूंढना है सिनोनिम्स। एक्सपंज सिनोनिम्स, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा या सीधा करना, बिल्कुल सीधा खड़ा करना, क्या इरेक्ट। परपिचुएट, परपिचुएट का मतलब होता है हमेशा बना रहना। परपिचुएट हमेशा बना रहना, हमेशा के लिए रहना, सदा के लिए चलना। कंप्लाई का मतलब होता है किसी चीज को मानना, किसी चीज के हिसाब से चलना, किसी चीज को फॉलो करना। कंप्लाई, कंप्लाई कर रहे हैं हम किसी चीज के हिसाब से, इसका मतलब किसी चीज के हिसाब से चल रहे हैं, किसी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, किसी चीज को हम मान रहे हैं। कंप्लाई करना मतलब नॉर्मल होता है किसी चीज को मानना, फॉलो करना, किसी चीज के हिसाब से चलना, कंप्लाई। एक्सपंज और एनिहिलेट का मतलब होता है नामोशिनान। अभी अभी पैराग्राफ में आया था रूट आउट, तो रूट आउट और एनिहिलेट सिनोनिम्स है। दोनों का मतलब होता है नामो निशान मिटा देना, उखाड़ फेंक, जड़ से उखाड़। क्या ढूंढना था, सिनोनिम्स, समानार्थक, पर्यायवाची। तो एक्सपंज का भी यही मतलब होता है। एक्सपंज का मतलब होता है किसी का नामो निशान मिटा देना, समूल नाश करना, मिटा डालना किसी को, एक्सपंज। तो क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स, एनिहिलेट, नामो निशान मिटा देना, जड़ से उखाड़ फेंकना, पूरी तरह से खत्म कर देना। स्पेल द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जितने वर्ड है इसमें करेक्ट स्पेलिंग किसका है। सजेशन, सजेशन, सजेशन। मुश्किल नहीं है, आसान सा है, डिफिकल्ट नहीं कह सकते इसको। डिफिकल्ट तो खैर कह ही नहीं सकते इसको, क्योंकि बहुत आसान है ना, बहुत आसान। तो क्या होगा, सजेशन, बी। इसमें तो टाइम लगना नहीं चाहिए, इसको तो फटाक से बोल देना चाहिए, सजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। One who does not believe in government and want disorder in a state, कि जो सरकार में विश्वास नहीं करता और wants disorder in a state, और अव्यवस्था, डिसऑर्डर का मतलब कहता है अव्यवस्था, अराजकता, इन अ स्टेट। और क्या कर देता है, क्या चाहता है कि पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में अव्यवस्था फैल जाए, अराजकता फैल जाए। तो जो सरकार में विश्वास ना करता हो और बल्कि क्या करना चाहता हो कि पूरे राज्य में, पूरे देश में क्या फैल जाए, डिसऑर्डर, अराजकता, अव्यवस्था। डिसऑर्डर का मतलब अराजकता कह सकते हैं या अव्यवस्था कह सकते हैं, अराजकता या अव्यवस्था। तो टायरेंट, टायरेंट का तो मतलब होता है, क्या कहेंगे उसको, तानाशाह। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट का मतलब वही तानाशाही कह सकते हैं, जो मतलब अपने मन से शासन करता है, तानाशाह। डेस्पॉट, डेस्पॉट, ये तीनों सिनोनिम्स हो गया। टायरेंट, ऑटोक्रेट और डेस्पॉट, ये तीनों सिनोनिम्स है। यानी ये तीनों तो हो ही नहीं सकता है, तीनों का एक ही मतलब है। जो टायरेंट का मतलब है वही ऑटोक्रेट का मतलब होता है, वही डेस्पॉट का मतलब तानाशाह, जो अपने मन से शासन करता है, जो किसी की नहीं सुनता है। तो तीनों का सेम, तो बचा क्या फिर, तो ये तीनों, अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, एक ही, अनार्किस्ट। क्या बचा, एनार्किस्ट। क्या करेंगे, एनार्किस्ट करेंगे। तो 11th का आंसर क्या हो गया, बी। 11th का आंसर हो गया बी, 11th का बी। इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ
टाइट कॉर्नर, टाइट कॉर्नर में भाई, इन अ क्लोज्ड रूम, यानी किसी को अगर हम किसी कमरे में बंद कर दे तो क्या वो टाइट कॉर्नर में हो जाएगा? क्या ये ईडियम हुआ? तो कोई सेंस नहीं हुआ। इन अ स्मॉल फील्ड, किसी को अगर हम छोटे से, तो किसमें क्या लिख रखा है? which best expresses the meaning of idiom, idiom है मुहावरा। भाई छोटे खेत में होना कौन सा मुहावरा हो गया? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल हालात में। ये तो ऑप्शन ही ऐसा कर रखा है ना कि ऑप्शन ही बकवास है, यानी एकदम ऐसा ऐसा ऑप्शन दे रखा है। इन अ मीडो, मीडो का मतलब क्या था? घास का मैदान। तो ऑप्शन ही, इसके सारे ऑप्शन ही बकवास थे। ऐसे ऐसे आसान आसान ऑप्शन नहीं देने, थोड़ा सा क्लोज ऑप्शन देना चाहिए, लेकिन ये सारे ऑप्शन आसान दे रखा था। तो ऑप्शन से छट जा रहा कि यही हो, क्योंकि ईडियम का मतलब क्या होता है? वर्ड कुछ और हो, उसका मीनिंग थोड़ा सा अच्छा खासा मजेदार मीनिंग हो, तभी तो इसे चौबे गए छपे बनने दूबे बन के लौटे, नाच न जाने आंगन टेरा। मतलब थोड़ा सा मजेदार होना चाहिए, कुछ ज्यादा सेंस होना चाहिए। डायमंड कट्स डायमंड, या डार्क हॉर्स, थोड़ा सा भयंकर भयंकर टाइप का मीनिंग होना चाहिए। ये अनाप शनाप जैसा मीनिंग लिख रखा था। खैर, हमें तो मार्क्स से मतलब है, हमारे तो ऐसे आंसर दो तो अच्छी बात है, हम तो चाहेंगे कि ऐसे ही सारे ऑप्शन दे ताकि आपके सारे आंसर। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर ऐसे ऑप्शन देगा तो वो सब सही करके आएगा, क्योंकि सबको हम ये मान के चलेंगे कि सब इंटेलिजेंट है। ऐसे नहीं माने कि दूसरे दूसरे को बुद्धि नहीं है, सिर्फ हमें ही बुद्धि है। तो ऐसे अगर ऑप्शन देगा तो कोई भी छांट देगा, ऐसे ऑप्शन अगर देगा तो कोई भी छांट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, I said to her, all your faults will be pardoned if you confess them. I said to her, मैंने उससे कहा कि all your faults, जितने भी तुम्हारे faults यानी गलतियां हैं, will be pardoned। pardon का मतलब क्या? माफ कर दिया जाएगा। if you confess them, अगर उन सबको तुम क्या करो? देखो अब ये faults है तो faults के लिए them लिख रहा है, pronoun का इस्तेमाल कर रहा है। फिर तो ये नहीं कि if you confess faults, मैंने कहा कि noun आ जाए तो noun के बाद हमेशा pronoun लिखना ही पड़ता। फिर यहाँ से faults तो नहीं लिखा, क्या लिखा? pronoun them लिखा। तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दी जाएगी और तुम्हें उन्हें स्वीकार कर लो, मान लो। नरेशन बनाना है तो क्या होगा? I said to her, तो I told her, I told her, I told her, I told, तीनों में तो told ही है, तो अच्छी बात है। अब ये will है, तो will का past tense would होना चाहिए। तो पहले देखिए would किस में है, तो would एक में है, दो ही ऑप्शन है, इसका मतलब ये ऑप्शन गया पहला ऑप्शन, क्योंकि इंडायरेक्ट नेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें सीधा सीधा होता है कि will को would बना देते हैं, shall को should बना देते हैं। इसमें will ही रह गया, इसमें will have हो गया, ये तो ऐसे नहीं होना है। और वुड के साथ इसमें क्या लगा दिया? हैड। वुड के साथ कभी हैज आ ही नहीं सकता। देखिए कितना बकवास ऑप्शन लिख रखा है। वुड के साथ कभी जब भी आता था हैव आता है। तो इसका मतलब क्या है? सीधा बी और पढ़ने की जरूरत। देखिए हमने तो पढ़ा भी नहीं, बना दिया ना ऐसे। यही काम आप कर सकते हैं, खाली ऑप्शन पर एक नजर डालेंगे ना, पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ रहे और बन गया, अपने आप बन गया। ऑप्शन से छट गया। वुड के साथ हैज कहाँ से होता है भाई? ये कोई ग्रामर का नियम ही नहीं कि वुड के साथ हैज है। इसमें विल को चेंज ही नहीं किया, बल्कि हैव लगा दिया, जबकि बेसिक रूल है विल के साथ वुड, विल को वुड करना पड़ेगा। वुड वाला एक ही ऑप्शन दिया, ये दूसरा ऑप्शन दिया तो वुड के साथ हैज लिख दिया। तो ऐसे ऐसे काम करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा बेसिक रूल भी अगर आपको पता है वॉइस रेशन का, तो ऑप्शन से आप छांट देंगे, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि 5 मिनट्स बहुत होते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। इंग्लिश के क्वेश्चन बनाने के लिए 5 मिनट्स बहुत है, बहुत है 5 मिनट्स। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी मेहनत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई एम डूइंग सम्स, वॉइस बनाना है। वॉइस में क्या करना है? अच्छा एम डूइंग है तो बता रखा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, अगर एम डू तो पहले तो हमको एम इज आर वाला ढूंढना और बीइंग वाला ढूंढना है, किस में है। और जितने भी आई से शुरू होगा वो सारा खत्म हो जाता। आई से कोई शुरू नहीं कर रहा तो बहुत स्मार्ट है। सम से शुरू कर रहा है तो सम से तो तीन ही जनरल, मतलब ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गए, तो ऐसे ही कट गए, तो होगा नहीं। और हमें क्या कि बीइंग ढूंढना है। एम इज आर के साथ बीइंग किस में, तो देखिए बीइंग किस में है? बीइंग सिर्फ इसमें है। और सबसे पहले मैंने ये तो मैंने अब ये कर, लेकिन सबसे पहला जो मैं जब वॉइस पढ़ा तो सबसे पहला क्या, तो सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि एम प्लस डूइंग है तो एम प्लस बीइंग किस में है। अगर ये ढूंढते तो एम प्लस बीइंग सिर्फ इसमें है, एमिजार प्लस बीइंग, इसका मतलब सिर्फ यही सही और कोई सही हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब एमिजार प्लस बीइंग है, एमिजार प्लस आईएनजी है, तो ऑप्शन सिर्फ वही सही हो सकता है इसमें कि एमिजार में से कोई एक हो और बीइंग हो। ये पता रखा, वॉइस की क्लास में देखिएगा मैंने सबसे पहले कहा था यही चेक कीजिए। अगर सिर्फ इस बात को चेक करते हैं तो सिर्फ यही बनता, और सब कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ही देखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ एमिजार प्लस, और यही करना आगे करना है आगे से आगे। तो अगर एमिजार प्लस आईएनजी, तो सबसे पहले चेक कीजिए कि ऑप्शन वही सही हो सकता है जिसमें एमिजार प्लस बीइंग हो। वो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता इसमें एमिजार प्लस बीइंग ना हो।
ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में देखिए। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी यही करना है कि वाज वर्ब के साथ अगर बीइंग है तो सबसे पहले आप ये ऑप्शन देखिए कि किस ऑप्शन में वाज वर्ब के साथ बीइंग है। अगर एमई सॉरी वाज वर्ब के साथ अगर आईएनजी है, वाज वर्ब के साथ अगर आएंगे तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हमें वो ऑप्शन तलाशना है जिसमें वाज वर्ब के साथ बीइंग हो। सिर्फ वही ऑप्शन हो सकता है और कोई दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। जिसमें बीइंग नहीं है वो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। तो 14 का सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो blanks were given below, fill in the blanks with the words given below. Preposition भरना है। Preposition. The storehouse was infested. Infest का मतलब यहाँ भरा हो, ठूसा वाला वाला, जहाँ कोहराम मचा रखा हो चूहों ने। मतलब उस स्टोर हाउस में खूब चूहे थे, खूब चूहे थे। मतलब उस चूहों ने अपना अड्डा बना रखा, भरे, जैसे कहते हैं ये स्टोर हाउस तो चूहों से भरे हुए हैं, या ये स्टोर हाउस तो चूहों का अड्डा बन गया। चूहों ने इसको अपना अड्डा बना रखा, तो इसको कहते हैं इन्फेस्ट। किससे? क्या इन्फेस्ट? बहुत ज्यादा मात्रा में होना, बहुत ज्यादा संख्या में होना। तो इन्फेस्ट का तो प्रीपोजिशन याद करना, फिर तो फिक्स प्रीपोजिशन का गेम है, इसमें कोई दिमाग लगाने की फिक्स। और ये इन्फेस्ट वर्ड जो है कई बार और भी पूछ चुका है, इसलिए तो याद ही रखिएगा। ये रिपीट भी होता है, इसलिए इसको ऐसा ही याद रखेंगे। इन्फेस्ट के साथ हमेशा क्या होता है? विथ। कई बार ये रिपीट हो चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा है, कई कई और एग्जाम में भी रिपीट किया। इन्फेस्ट 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 के साथ याद रखना, इन्फेस्ट विथ, इन्फेस्ट विथ। हार्डली left the railway station when the train arrived. तो ये तो आपको क्या है, कंजंक्शन में ऐसा कई कनेक्टर चैप्टर में से कई एग्जाम्पल करवा रखे, ऐसे कराते रहते हैं कनेक्टर में। तो हार्डली से अगर हम सेंटेंस को शुरू करते हैं तो इन्वर्जन होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। ये तो ऑप्शन ही गलत है सारे, 16 के सारे ऑप्शन ही गलत है, और कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन है तो मैं अभी ऑप्शन कर देता हूं आपके साथ। ये सारे ऑप्शन ही गलत है, सारे ऑप्शन ही गलत है। हो जाता है स्प्रिंट, तो से मैं करता हूं, आप चुनिएगा। has, did और had। have के साथ भी, यहाँ has भी, did भी और had भी, ये ऑप्शन होना चाहिए था। हार्डली हैव भी, या हार्डली हैज भी, या हार्डली डिड भी और हार्डली हैड भी। क्या करें? तो अब इसमें देखिए, हैव भी वैसे हो सकता था, हार्डली हैव वी लेफ्ट, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी, आगे क्या है, अराइव पास्ट। तो इसमें ये दिक्कत होगी, हैव भी इसलिए नहीं हो सकता, नहीं तो हैव भी ऑप्शन था। तो एक पास्ट हो जाएगा और एक प्रेजेंट हो जाएगा, तो सीक्वेंस ऑफ टेंस के हिसाब से नहीं चलेगा। सीक्वेंस ऑफ टेंस में क्या कि अगर एक पास्ट में है तो अगला भी क्या होना चाहिए, पास्ट के साथ ही होना चाहिए। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात नहीं बनेगी, आधा प्रेजेंट में आधा पास्ट में, ऐसा नहीं होता। हैज के साथ वी हो ही नहीं सकता, इसलिए ये गलत हुआ। डिड भी हो सकता था, हार्डली डिड भी, लेकिन यहाँ फिर क्या है, लेफ्ट। तो डिड लिख देंगे तो फिर लेफ्ट नहीं हो सकता, इसलिए लेफ्ट डिड नहीं होगा। नहीं तो ये अगर मान लो यहाँ लीव होता, हार्डली डिड वी लीव द रेलवे स्टेशन, जैसे हमने रेलवे स्टेशन से निकले कि ट्रेन आ गई। मतलब काफी देर तक इंतजार किया, वो ट्रेन आएगी 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 आएगी, लेकिन ट्रेन नहीं है, तो सोचे बस से चल लेते। आप जैसे स्टेशन से निकल रहे थे तब तो पता ट्रेन आ गई। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था, हार्डली हैड वी लेफ्ट द रेलवे स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, कि जैसे ही हमने छोड़ा था कि ट्रेन आ गई, जैसे हमको स्टेशन से निकले ट्रेन आ गई। तो हैड भी यानी क्या होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, अजीत was annoyed, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है, अपॉन हिज वाइफ, ऑन हिज वाइफ, विद हिज वाइफ, एट हिज वाइफ। ये भी फिक्स प्रीपोजिशन का गेम है।
ये भी फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट है। फिक्स प्रीपोजिशन का ये क्वेश्चन है, अक्सर फिक्स प्रीपोजिशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये गेम है फिक्स प्रीपोजिशन का। किसका? फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। क्या जवाब आया? ये तो 1 सेकंड का जवाब था। इसमें दो याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो सोचते रहने से कुछ होगा नहीं। तो एनॉयड के साथ दो प्रीपोजिशन है, तो विथ भी होता है, एट भी होता है। तो किसी व्यक्ति से अगर हम एनॉयड है तो विथ होता है, किसी व्यक्ति से अगर हम एनॉयड है तो विथ होता है, और किसी के व्यवहार से, किसी चीज से अगर एनॉयड है, तंग है, परेशान है, तो एट होता है। यहाँ किससे परेशान है? पत्नी से, यानी व्यक्ति से। तो व्यक्ति से परेशान है तो विथ, और किसी चीज से, किसी वस्तु से, किसी के व्यवहार से अगर परेशान है तो फिर एट। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? विथ। एनॉयड विथ हिज वाइफ। नेक्स्ट, नो दैट 20 boys filled in a class of 50. यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, ये दैट नहीं होगा, ये होगा then 20 boys filled in the class of 50. क्या इसमें थोड़ा सा ग्रामर का पॉइंट होता है। इसमें देखिए दो ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन सही है। लेस भी सही है, नो लेस देन, ठीक है, और ये फ्यूअर भी सही है। इसमें ग्रामर का जो पॉइंट देखे, कई लोग क्या कहता है भाई किसी भी कंडीशन में लो लेस लिख दो, लेकिन ग्रामर में मैंने डिग्री में ये डिस्कस किया है कि अगर काउंटिंग वाला कोई नाउन हो तो फ्यू ज्यादा बेहतर है, और अनकाउंटेबल नाउन हो तो मतलब नो लेस भी ठीक होता है, और नो फ्यूअर भी ठीक, दोनों लेस भी कॉम्पिटिटिव है, लिटिल का कॉम्पिटिटिव लेस है, नो लेस भी होता है। तो लेस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा आगे का नाउन क्या हो? अनकाउंटेबल हो, जैसे मनी हो, मिल्क हो, तो फिर हम लेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आगे का नाउन अगर काउंटेबल हो तो फिर फ्यूअर बेटर वर्ड है ग्रामर के हिसाब से। वैसे कुछ बुक इसमें लेस भी आंसर देता है, तो मेरे हिसाब से जो ग्रामर का जो परफेक्ट आंसर है, इसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं। मान लो ये क्वेश्चन कभी गलत होता है, इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर की बुक में, स्टैंडर्ड ग्रामर के बुक में साफ साफ लिखा है कि काउंटेबल नाउन हो तो हमको फ्यूअर लिखना ज्यादा बेटर है। तो यहाँ फ्यू, यहाँ क्या है? 20 बॉयज है, तो काउंटेबल नाउन तो फ्यूअर ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट, I was brought up. What is the correct sequence of PQRS? Order लिखा ना कि I was brought up by my sister much older than I. कि मैं अपने, मेरी brought up का मतलब क्या? Bought. ये brought up नहीं होना चाहिए, brought होना चाहिए स्पेलिंग, brought up. Bring up फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है लालन पालन करना, फ्रेजल वर्ब bring up. तो I was brought up, तो मेरा लालन पोषण किया गया था by my sister, कि मेरी सिस्टर के द्वारा, much older than I, जो पहले के जमाने में होती थी। जैसे मेरी अपनी बहन है, तो मेरी बहन मुझसे कम से कम 20 साल बड़ी होगी, बड़ी बहन जो सबसे बड़ी बहन 20 साल से भी ज़्यादा हो सकती है। मतलब उसकी बेटी जो मुझसे बड़ी है, आप समझ लीजिए, उसकी बेटी भी मुझसे ज़्यादा बड़ी है। हम लोग 9 भाई बहन है टोटल, 9। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता है, 4-5 से तो कम कहीं होता ही नहीं था, 4-5 भाई बहन तो सब होते ही थे। तो ये सब होता था पुराने ज़माने में। तो आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई सिस्टर मच ओल्डर देन आई, कि जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा उम्रदराज थी। दे डाइड व्हेन आई वॉज वेरी यंग। अब ये दे का इस्तेमाल किया, तो जब तक कोई नाउन नहीं होगा तब तो दे आ ही नहीं सकता है। तो पहले तो देखिए कोई प्लूरल नाउन कहीं आया है क्या? प्लूरल नाउन, उसके बाद दे आएगा। तो इसमें देखते हैं, ये देखो माई, ये आ गया इसके बाद। इसका मतलब पहले एस होना चाहिए, उसके बाद ही क्यू होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए कि पहले एस किस में और क्यू किस में है। इसमें भी क्यू पहले होगा और एस बाद में होगा, वो ऑप्शन ही नहीं होगा। तो इसमें क्यू पहले और एस बाद में, खत्म, ये नहीं होगा। इसमें देखिए कि एस क्या है, हाँ, इसमें एस पहले और क्यू उसके बाद है, कि आई नेवर नो माई फादर और माई मदर, दे डाइड व्हेन आई वाज वेरी यंग, यानी एस के बाद क्यू, परफेक्टली ये मैच कर रहा है एस के बाद। और देखते हैं कहीं है, इसमें भी क्या है, क्यू पहले एस है, ये बाद में गया। इसमें भी क्या है कि क्यू पहले एस बाद में, इसी ऑप्शन से बन गया 20, इसे 2 से। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार नाउन प्रोनाउन का ध्यान रखिए, कहीं इसी से बन गया तो पढ़ जाने की जरूरत नहीं थी। तो क्या होगा एस के बाद कि दे आई नेवर नो माई फादर और माई मदर, दे डाइड व्हेन आई वाज वेरी यंग। पी, आई वॉज बॉट अप बाय, अब देखिए पूरा सही बोलना कि मुझे मेरी बहन ने पाला पोसा, जो मुझसे काफी ज्यादा उम्र में थी बड़ी। और आर, सी मैरिड द विलेज ब्लैक स्मिथ गुल मोहम्मद। कोई बात, ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है?
लोहा, लोहे वगैरह का जो काम करता है। स्मिथ का मतलब होता है किसी चीज को बनाने वाला, ये वर्ड ऐसे अलग से पूछता है। स्मिथ, स्मिथ का मतलब किसी चीज को बनाने वाला। अब ये क्या था, रिमूव टू, कि टू को हटाइए। रिमूव टू का सेंस क्या होता है कि टू को हटा देना है और मीनिंग में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। रिमूव टू का ये मतलब होता है भाई टू को हटा दो, टू को रिमूव कर दो, लेकिन मीनिंग पे कोई असर नहीं होना चाहिए, इसी को कहते हैं रिमूव टू। मीनिंग बदल गया तो फिर कहानी खत्म, मीनिंग बदल गया तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। तो माउंट एवरेस्ट इज टू हाई फॉर अस टू क्लाइंब, कि माउंट एवरेस्ट जो है कुछ ज्यादा ही ऊंचा है कि हम लोग उस पर चढ़ाई कर सकें, यानी माउंट एवरेस्ट की इतनी ज्यादा ऊंचाई कि हम लोग उसको आसानी से चढ़ाई नहीं कर सकते, क्लाइंब नहीं कर सकते। तो माउंट एवरेस्ट सो हाई फॉर अस टू क्लाइंब, ये तो बनानी है। टू के लिए मैं तो क्या बता, सो तो बता रखा है, उसके बाद और भी बातें होती है, दैट भी होता है, वी कैन भी होता है। माउंट एवरेस्ट टू हाई फॉर अस टू क्लाइंब, ये भी नहीं बना। इसमें सीधा से टू को जब हटाते हैं तो सोल का इस्तेमाल करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं, वीकेंड का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट वीकेंड। अगर सब्जेक्ट वर्ब रहता है तो दूसरा दो तरीका होता है, अगर सब्जेक्ट वर्ब रहता है तो अलग बात होती है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं रहता तो फिर अलग बात होती है, जो रिमूव टू में मैंने बता रखा है। तो माउंट एवरेस्ट सो हाई दैट वी कैन नॉट क्लाइम इट, बस ये सो तो होना ही चाहिए, इसमें तो सो कहीं है ही नहीं, तो सो और दैट को हमको तलाशना था। तो सो इसमें है, सो इसमें है, लेकिन इसमें सो के साथ दैट नहीं लगा, इसमें सो भी है और दैट भी है, इसका मतलब क्या ऑप्शन होगा, सेकंड होगा। माउंट और मीनिंग भी उनके, माउंट एवरेस्ट सो हाई दैट वी कैन नॉट क्लाइम इट, कि माउंट एवरेस्ट इतना ज्यादा ऊंचा है कि हम इस पर चढ़ाई नहीं कर सकते, कि माउंट एवरेस्ट इतना ज्यादा ऊंचा है कि हम इस पर चढ़ाई नहीं कर सकते, है ना। और ये तो इम्पैक्ट एकेडमी है ही, इम्पैक्ट है तो मुमकिन है, और आपके साथ हमेशा हर कदम पे है, हमेशा रहेंगे। ऐसे ही कभी कोई भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में ना हो, तो इम्पैक्ट एकेडमी हर कदम पे आपके साथ है, मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ। मिलिए, बात कीजिए, मैसेज कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, वर्दी लगाइए। जय हिंद।